नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आप सबके साथ रिया डंगवाल और मैं हूं आप सभी के साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। हरियाणा में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह। हरियाणा के मुख्यमंत्री बने रहेंगे नायब सिंह सैनी। बता दें, दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे नायब सिंह सैनी। बीजेपी विधायक दल के नेता चुने गए हैं। इसके साथ ही राजभवन पहुंचकर सरकार बनाने का दावा भी पेश किया था। गृह मंत्री अमित शाह, एमपी सीएम मोहन यादव भी इस कार्यक्रम में रहेंगे मौजूद। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, राव इंद्रजीत सिंह भी रहेंगे मौजूद। तो हरियाणा में आज नई सरकार बनने जा रही है। सीएम नायब सिंह सैनी दूसरी बार सीएम पद की शपथ लेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि बीजेपी के विधायक दल के नेता भी चुने गए हैं नायब सिंह सैनी। राजभवन पहुंचकर वो सरकार बनाने का दावा किया था पेश। उसके बाद से उन्हें पद ग्रहण करने के लिए आज वो शपथ भी लेंगे। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह, एमपी सीएम मोहन यादव भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री अमित शाह, पीएम मोदी के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेशों के भी जो वरिष्ठ नेता हैं वो भी मौजूद रहेंगे। तो आज आपको बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री बने रहेंगे नायब सिंह सैनी। आज जो हरियाणा में सीएम पद की शपथ लेंगे नायब सिंह सैनी। ये दूसरी बार होगा जब वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि राजभवन पहुंचकर वो सरकार बनाने का दावा भी पेश किया था उन्होंने। गृह मंत्री अमित शाह, एमपी सीएम मोहन यादव भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, राव इंद्रजीत सिंह भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। तो शपथ समारोह कार्यक्रम को लेकर सभी जगह कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री दूसरी बार बनने वाले हैं नायब सिंह सैनी। इस दौरान कई दिग्गज नेता जो हैं वो मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी मौजूद रहेंगे, अमित शाह गृह मंत्री वो भी मौजूद रहेंगे, जेपी नड्डा भी मौजूद रहेंगे। इस खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए बीएस गुलानी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीएस, क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है, क्योंकि आज हरियाणा में शपथ ग्रहण समारोह है जिसमें कई दिग्गज नेता भी शामिल होने वाले हैं। जी बिल्कुल, देखिए आज हरियाणा में जो है शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी जो है लगातार तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में अपनी सरकार बनाने जा रही है। आज जिसको लेकर काफी तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई है। काफी जोर शोर से यहाँ पिछले करीब 10 दिन से तैयारियां चल रही थी और आज जो है आखिरकार वो दिन आ गया जब 17 तारीख को मुख्यमंत्री नायब सैनी शपथ ग्रहण करेंगे और उनके साथ साथ जो है करीब 12 से 13 मंत्री भी जो है वो शपथ ग्रहण करेंगे। जी बिल्कुल, किन किन विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है? जी देखिए, मुख्य तौर पर अनिल विजय जो पूर्व गृह मंत्री भी रह चुके हैं और एक आरती राव हैं जिनके नाम मुख्य तौर पर सामने आए हैं। इनके अलावा करीब 1 दर्जन भर जो है वो विधायक जो है आज मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। क्या सावित्री जिंदल भी शामिल हो सकती है मंत्रिमंडल में, क्योंकि वो निर्दलीय लड़ी थी जिसके बाद से बीजेपी ने उन्हें समर्थन देने का ऐलान कर दिया था, तो क्या उनका भी नाम सामने आ रहा है? जी, काफी दिनों से कयास लगाए जा रहे थे लेकिन अभी तक कोई, क्योंकि आधिकारिक तौर पर कोई सूची जो है वो सामने नहीं आई, तो इसलिए जो है अभी ये कहना संभव नहीं होगा कि सावित्री जिंदल आज भी शपथ लेंगी। हो सकता है कि आने वाले जब मंत्रिमंडल विस्तार होता है तो उन दिनों में भी उन्हें मंत्री पद दिया जाए, लेकिन कुछ कहना अभी संभव नहीं है कुछ, क्योंकि अभी आधिकारिक तौर पर किसी ने ऐसी कोई पुष्टि नहीं की, ना ही कोई सूची आई है। क्योंकि बीएस थोड़ा और इंतजार और उसके बाद एक बार फिर से नायब सिंह सैनी जो है हरियाणा की कमान अपने हाथों में ले लेंगे। तैयारियों की अगर बात करें, क्या कुछ तैयारियां, क्योंकि आज काफी ज्यादा वीवीआईपी मूवमेंट जो है पंचकुला में रहने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह और एनडीए शासित राज्यों के कई सारे जो मुख्यमंत्री हैं वो इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे। तो क्या कुछ तैयारियां और कितना और इंतजार, कितना और समय? जी देखिए, करीब 10:30 बजे का जो समय था वो निर्धारित किया गया था और जो पंचकुला का सेक्टर 5 का दशहरा ग्राउंड है, काफी बड़ा ग्राउंड है। जो भी बड़े कार्यक्रम होते हैं, बड़े समारोह होते हैं, वो इसी ग्राउंड में किए जाते हैं। तो करीब 40 से 50 हजार लोगों की व्यवस्था की गई है। यहाँ से प्रदेश भर में जो है इस समारोह में शामिल होने के लिए 2000 से ज्यादा बसेज लगाई गई है, जिनके माध्यम से जो है
प्रदेश के लोग इस समारोह में हिस्सा ले सकें। और दूसरी बात यह है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस समारोह को इसलिए भी बड़े लेवल पर मनाना चाहती है क्योंकि अभी जो है दूसरे राज्यों में भी इलेक्शन चुनाव आने वाले हैं, तो उनको लेकर जो है एक अच्छा इंप्रेशन पड़े दूसरे राज्य की जनता पर। बिल्कुल यही वजह है कि बीजेपी की कोशिश है कि इसे एक मेगा इवेंट बनाया जा सके, शक्ति प्रदर्शन किया जा सके, ताकि महाराष्ट्र और झारखंड में भी और बाकी राज्यों में जहां उपचुनाव होने हैं वहां भी इसका इंपैक्ट पड़े। थोड़ा और इंतजार यहां पर बीएस आप नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। वहीं दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और मथुरा पुलिस के संयुक्त अभियान में पुलिस की लॉरेंस बिश्नोई हाशिम बाबा गैंग के एक शूटर के साथ मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान शार्प शूटर घायल हो गया। उसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार शार्प शूटर योगेश 12 सितंबर को दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में जिम संचालक नादिर शाह की हत्या का मुख्य आरोपी है। तो मथुरा से खबर, जहां लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एक शूटर और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और मथुरा पुलिस के संयुक्त अभियान में पुलिस की लॉरेंस बिश्नोई हाशिम बाबा गैंग के एक शूटर के साथ मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान शार्प शूटर घायल हो गया। उसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार शार्प शूटर योगेश 12 सितंबर को दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में जिम संचालक नादिर शाह की हत्या में मुख्य शूटर था। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के एक शार्प शूटर और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और मथुरा पुलिस के संयुक्त अभियान चलाकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया। इस दौरान पुलिस की लॉरेंस बिश्नोई और हाशिम बाबा गैंग के एक शार्प शूटर के साथ मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान शार्प शूटर घायल हो गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये मुठभेड़ के दौरान की तस्वीर है जब मुठभेड़ के बाद शार्प शूटर गोली लगने से घायल हो गया। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार शार्प शूटर योगेश 12 सितंबर को दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में जिम संचालक नादिर शाह की हत्या में मुख्य शूटर था। तो मथुरा से खबर के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता मोहम्मद फारूक का। मोहम्मद फारूक, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई गैंग इन दिनों काफी ज्यादा चर्चाओं में है, इस दौरान पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की और बड़ी सफलता यहां पर मिली है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एक शार्प शूटर पुलिस के हत्थे चढ़ गया है, क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल रिया, आपको बताते हैं कि ये जो मुठभेड़ हुई है जो सुबह 4:40 पर हुई है, ये दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम और थाना रिफाइनरी मथुरा की टीम ने जो है संयुक्त कार्रवाई करते हुए दोनों टीमों ने इस बदमाश को घेरा है। ये बदमाश जो है शार्प शूटर है और ये नादिर शाह हत्याकांड जो 12 सितंबर को जिम संचालक थे नादिर शाह, उन हत्याकांड में भी ये शार्प शूटर था मुख्य आरोपी और इसने जो है उनकी हत्या करी थी। और इस पर जो है कई और हत्या के संगीन मुकदमे चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश सहित कई अन्य राज्यों में हत्याओं को अंजाम देकर ये शार्प शूटर भाग जाते थे और जब ये भाग जाता था तो पुलिस को इसकी तलाश थी और दिल्ली पुलिस में ये वांछित था, यानी दिल्ली पुलिस को भी इसकी तलाश थी। तो ये जो है ये थाना रिफाइनरी के अंतर्गत एक पाद रेलवे स्टेशन है, उसके पास एक फाटक पड़ता है। फाटक से निकलकर ये जा रहा था, तभी मुखबिर की सूचना पे इसको घेरा गया। दिल्ली पुलिस और मथुरा पुलिस ने, थाना रिफाइनरी पुलिस ने इस पर जो है कार्रवाई करते हुए इसको घेरने का काम किया। तभी इसने पुलिस पर गोली चला दी। पुलिस ने आत्मरक्षा इस पर गोली चलाई तो इसके पैर में गोली लगी और इसको गिरफ्तार कर लिया है। ये बदायूं का रहने वाला है योगेश कुमार और बिश्नोई, लॉरेंस बिश्नोई गैंग का और हाशिम बाबा गैंग का ये सदस्य है और इसको शार्प शूटर में इसको माना जाता है। जी बिल्कुल, इससे पहले भी इस पे कोई आरोप दर्ज है? जी प्रज्ञा, इस पे कई मुकदमे लगातार इस पे चल रहे हैं। इस पे हत्या के कई मुकदमे इस पे हैं और इस पे सबसे बड़ा आरोप है जो इसने नादिर शाह की जो हत्या की थी दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में, उसमें ये वांछित था और दिल्ली पुलिस को इसको तलाश थी। तो मथुरा पुलिस ने और दिल्ली पुलिस ने, क्योंकि मथुरा में भी कहीं ना कहीं किसी हो सकता है वारदात को अंजाम देने के लिए ये आया हो शार्प शूटर, तो इसको जो है पुलिस ने घेर लिया।
घेरने के बाद में पुलिस की जो है प्रज्ञा क्योंकि फारूक, लॉरेंस बिश्नोई और हाशिम बाबा गैंग का एक सक्रिय शार्प शूटर माना जा रहा है, अब पुलिस की गिरफ्त में है। पूछताछ में क्या कुछ निकलकर सामने आया है, क्या कुछ राज इसने खोले हैं और गैंग किस तरह से ऑपरेट करती थी, क्या इसके बारे में कुछ जानकारी निकल पाई है अभी तक? जी, अभी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं निकल पा रही है, लेकिन पुलिस जो है जरूर पीसी करके इसका खुलासा करेगी और इस खुलासे में जरूर ये चीज निकल के आएगी कि ये मथुरा किस इरादे से आया था और इसका आगे कहाँ कोई निशाना था। जरूर ये किसी न किसी को निशाना बनाना चाहता होगा, क्योंकि ये शार्प शूटर है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग और हाशिम बाबा गैंग गिरोह का जो है शार्प शूटर है, तो जरूर पुलिस ने इससे पूछताछ कर रही है पुलिस, और पुलिस पूछताछ करने के बाद बिल्कुल बिल्कुल देखने से पता चलेगा कि आखिर किन लोगों के साथ ये शामिल था। तो बहुत बहुत धन्यवाद फारूक इस खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए। जी प्रज्ञा। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। केंद्र सरकार का वीआईपी सुरक्षा पर बड़ा आदेश। आपको बता दें, वीआईपी सुरक्षा से एनएसजी कमांडो हटाने का आदेश दिया गया है। वीआईपी सुरक्षा एनएसजी की जगह सीआरपीएफ करेगी। अब आपको बता दें कि सीएम योगी मायावती की एनएसजी सुरक्षा जो है उसे हटा दिया गया है। केंद्र सरकार ने ये नया आदेश जारी किया है। नया आदेश है कि वीआईपी ड्यूटी में तैनात सभी एनएसजी कमांडो को हटाया जाए। अब वीआईपी लोगों की सुरक्षा व्यवस्था जो है वो सीआरपीएफ के हाथ दे दी जाए। इसके साथ ही अगले महीने से ये आदेश लागू हो जाएंगे। ऐसा फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि इससे एनएसजी कमांडो का इस्तेमाल सिर्फ आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए किया जाए। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आपको बता दें कि अब केंद्र सरकार ने वीआईपी सुरक्षा को लेकर एक बड़ा आदेश दिया है। केंद्र सरकार ने यह आदेश दिया है कि जो एनएसजी कमांडो है उन्हें वीआईपी सुरक्षा से हटा दिया जाए, उनकी जगह सीआरपीएफ को लगा दिया जाए। आपको बता दें कि इसी को ध्यान में रखते हुए सीएम योगी और मायावती की जो एनएसजी सुरक्षा है उसे हटा दिया गया है। केंद्र सरकार ने ये नया आदेश जारी किया है। इस नए आदेश के अकॉर्डिंग वीआईपी ड्यूटी में तैनात सभी एनएसजी कमांडो को हटाया जाएगा। अब वीआईपी लोगों की सुरक्षा व्यवस्था जो होगी वो सीआरपीएफ के हवाले होगी। आपको बता दें कि अगले महीने से ये आदेश जो है वो लागू किए जाएंगे। ऐसा फैसला इसलिए किया गया है ताकि एनएसजी कमांडो का इस्तेमाल सिर्फ आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए किया जा सके। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आपको हम बता दें कि केंद्र सरकार ने वीआईपी सुरक्षा को लेकर एक बड़ा आदेश दिया है, जिसमें वीआईपी सुरक्षा से एनएसजी कमांडो को हटाया जाएगा। आपको बता दें कि अब एनएसजी कमांडो की जगह जो है वो सीआरपीएफ रहेगी। इसके साथ ही सीएम योगी मायावती की जो एनएसजी सुरक्षा है उसे हटा दिया गया है। तो केंद्र सरकार ने ये नया आदेश जारी किया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ मोहम्मद आसिफ जुड़ चुके हैं। आसिफ, क्या कुछ जानकारी है एनएसजी कमांडो को हटाने की जो केंद्र सरकार का फैसला है उसे लेकर, क्या कुछ जानकारी है? देखिए प्रज्ञा, जिस तरह से केंद्र सरकार ने अब यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ और बसपा की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के एनएसजी कमांडो को हटाने का निर्देश दे दिया है। अब दोनों नेताओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी सीआरपीएफ के जवान करेंगे। इसके लिए आदेश भी हो चुका है और अगले महीने जो है यह सीआरपीएफ के जवानों की तैनाती कर दी जाएगी, क्योंकि जिस तरह से एनएसजी कमांडो का काम होता, आतंक निरोधक दस्ता होता है, आतंकवादियों से लड़ने के लिए इनका जो है इस्तेमाल होता है एनएसजी कमांडो का। और जिस तरह से वीआईपी सुरक्षा में एनएसजी कमांडो की बड़ी संख्या लगी हुई थी, इसको ध्यान में देखते हुए केंद्र सरकार का एक अहम फैसला आया। हालांकि इससे पहले भी कई नेताओं की एनएसजी कमांडो और जो सुरक्षा थी उसे हटाई जा चुकी है, चाहे लाल कृष्ण अडवाणी हो या पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह हो। ऐसे कई नाम हैं जिनके साथ लगी एनएसजी कमांडो को हटाया जा चुका है पहले ही। अब यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के साथ चलने वाली एनएसजी कमांडो की टीम को हटा दिया जाएगा। जी
सके। आसिफ, जिस तरह से आपने कहा, इससे पहले भी हालांकि कई राजनेताओं के एनएसजी कमांडोज जो उनको सुरक्षा देते थे उन्हें हटाया गया, सीआरपीएफ को बदला गया उनकी जगह। अभी ये जो आदेश जारी हुआ है ये सिर्फ सीएम योगी आदित्यनाथ और मायावती के लिए, या जो बाकी अन्य वीआईपी राजनेता हैं उन पर भी ये लागू होगा? देखिए, अगर आदेश की बात करें केंद्र सरकार की, तो अभी फिलहाल यूपी सीएम और बसपा की पूर्व मुख्यमंत्री के साथ जो दस्ता चल रहा था एनएसजी कमांडो का, उसे हटाया गया है। हालांकि इससे पहले कई जो नेता हैं, वीआईपी नेता हैं, उनके साथ चलने वाले एनएसजी कमांडो को हटाया जा चुका है। और उसमें सरकार का अहम मकसद है कि जो एनएसजी कमांडो है वो आतंकवादियों से लड़ने में लगे, क्योंकि जिस तरह से लगातार आतंकी घटनाएं हो रही हैं, सीमा पर हो रही हैं, तो ऐसे में केंद्र सरकार का यह बड़ा फैसला है और सराहनीय भी है। हालांकि सीआरपीएफ के जवान भी मुस्तैद रहते हैं, सुरक्षा में कोई सेंधमारी नहीं लगा सकता। यही वजह है कि अब वीआईपी सुरक्षा को लेकर सीआरपीएफ के जवान मुस्तैद रहेंगे, तैनात रहेंगे। जी रिया। ठीक है आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। वहीं अब संजीव खन्ना देश के अगले चीफ जस्टिस होंगे। जी हां, संजीव खन्ना भारत के 91वें चीफ जस्टिस होंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने उनके नाम की सिफारिश केंद्र को सौंपी है, केंद्र से की है। डीवाई चंद्रचूड़ के रिटायर होने के बाद संजीव खन्ना अपना पदभार ग्रहण करेंगे। बता दें कि 13 मई 2025 को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ रिटायर हो रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आप सभी को बता दें कि अब संजीव खन्ना देश के अगले चीफ जस्टिस होंगे। संजीव खन्ना भारत के 91वें चीफ जस्टिस होंगे। इस दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने उनके नाम की सिफारिश केंद्र से की है। चंद्रचूड़ के रिटायर होने के बाद संजीव खन्ना अपना पदभार ग्रहण करेंगे। 13 मई को 2025 को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ रिटायर हो रहे हैं। बात कर लेते हैं अगली खबर की। उपचुनाव को लेकर बीजेपी प्रत्याशियों के नाम जल्द घोषणा की जा सकती है। 22 अक्टूबर तक कर सकती है बीजेपी प्रत्याशियों के नामों की घोषणा। आपको बता दें कि यूपी बीजेपी संगठन और बीजेपी दिल्ली की मीटिंग भी जो है वो संभव है। प्रत्याशियों के नामों को लेकर एक दौर और मीटिंग हो चुकी है। आपको बता दें कि बीजेपी 8 में से 4 नए उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है। बीजेपी ने 1 सीट आरएलडी को दिया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता दें कि बीजेपी जो है वो जल्द ही उपचुनाव को लेकर प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर सकती है। वहीं 22 अक्टूबर तक ये घोषणा की जा सकती है। आपको बता दें कि यूपी बीजेपी संगठन और बीजेपी दिल्ली की जो मीटिंग है वो भी संभव है। प्रत्याशियों के नाम को लेकर एक दौर मीटिंग इससे पहले की जा चुकी है, उसके बाद अगली मीटिंग भी करने की संभावना बताई जा रही है। आपको बता दें कि बीजेपी 8 में से 4 नए उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। इसके अलावा बीजेपी ने 1 सीट जो है वो आरएलडी को दे चुकी है। तो उपचुनाव को लेकर बीजेपी प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर सकती है। वहीं यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाला है, जिसमें से सबसे अहम सीट कहे जाने वाली अयोध्या जनपद की मिल्कीपुर विधानसभा की मानी जा रही है। पूरे प्रदेश की निगाहें इस सीट पर टिकी हुई है। ऐसे में चुनाव आयोग ने 10 सीटों में से सिर्फ 9 सीटों का ऐलान कर दिया। लेकिन मिल्कीपुर में चुनाव आयोग तारीख का ऐलान नहीं किया, क्योंकि बीजेपी के पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ ने याचिका दायर कर रखी थी। इसी पर हमारे संवाददाता विनय मिश्रा ने सपा के जिला अध्यक्ष पारस नाथ यादव से खास बातचीत की है। आपको सुनवाते हैं। सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, जिसमें से 9 सीटों की घोषणा चुनाव आयोग ने कर दिया है, लेकिन मिल्कीपुर की सीट जो है चुनाव आयोग ने रोक दी है। वजह यह थी कि गोरखनाथ द्वारा जो है 2022 में याचिका दायर की गई थी, जिसकी वजह से अभी उस पर रोक लगी हुई है। और इस समय इंडिया वाइज की टीम मिल्कीपुर में है और यहाँ के जो सपा के जिला अध्यक्ष है पारसनाथ यादव, उनसे यहाँ पे चुनावी मुद्दे को लेकर के खास बातचीत करते हैं। चुनाव होने जा रहा है उपचुनाव, तो कितना महत्वपूर्ण और कितना हॉट सीट यहाँ मानते हैं? देखिए, दुनिया की प्रसिद्ध नगरी अयोध्या के नाते ये चुनाव बहुत प्रचलित हो गया है
और यहाँ पर चुनाव समाजवादी पार्टी के नेता श्री अवधेश प्रसाद जी जीत गए। और एक अचंबा ये भी था कि सामान्य सीट पर दलित का बेटा जीत गया। इसका मतलब कहीं कहीं उनकी भी लोकप्रियता है और समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी की लोकप्रियता है। सभी जाति धर्म के लोगों ने उनको वोट दिया, उनको अच्छे वोट से चुनाव जिताया। अब उनकी खाली हुई सीट पर चुनाव होने जा रहा है, लेकिन एक बीच में पेच आया कि पूर्व विधायक भाजपा के उन्होंने कोई रिट याचिका किया था और ये कहा था कि उनका चुनाव जो एफिडेविट बना वो गलत है। लेकिन कल हाईकोर्ट में, आज हाईकोर्ट में याचिका हुई है कि वो हम वापस ले रहे हैं, इसलिए कि वो इस्तीफा दे चुके हैं। अब ये चुनाव और हाईलाइट हो गया कल से। पूरे देश के उपचुनाव, कई प्रदेश के चुनाव घोषित हुए, मिल्कीपुर रुक गया, इसलिए इसकी चर्चा पूरे देश में और बढ़ गई। मैं कहना चाहता हूं, आज पूरा मिल्कीपुर जानवर से बहुत परेशान है। आप 9 बजे मेरे साथ किसी दिन चलिए, सड़कों पर आप चल नहीं सकते हो। किसान परेशान है जानवर से, नौजवान परेशान है, आर्मी की नौकरी को 4 साल कर दिया गया, बेटियां परेशान है, सुरक्षा नहीं है, हमारे बेरोजगार नौजवान परेशान है कि मेरा खाली हाथ है, मुझको नौकरी नहीं मिल रही है। तो मेरा ये कहना है, ये तमाम मुद्दे हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 1 साल में 2 करोड़ रोजगार देंगे हमको लगता है 10 लाख भी 10 साल में नहीं दे पाए। मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम पूरा चमन बना देंगे, हमको तो नहीं लगता है। अयोध्या में सेठ, साहूकार, बिजनेस करने वाले लोग अपनी दुकानों के लिए पैर पकड़ के रोते रहे। मंदिर तोड़ दिया आपने दुकानें तोड़ दिया, आप जानवर की व्यवस्था नहीं कर रहे हो। आपसे मैं कहना चाहता हूं, आपने जैसे सबको पैसा दिया, आप उन दुकानदारों को 50 लाख रुपया, दुकान का 50 लाख मुआवजा दे दिए होते, उनकी भी बेटियों की शादी न टूटती, उनके भी बेटे स्कूल में पढ़ लेते। लेकिन आपको तो धुन चढ़ी है कि केवल हम हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान हिंदुस्तान, केवल बांग्लादेश और नेपाल, केवल आपको ये करने से फुर्सत नहीं है। रोजगार की बात आपको करना नहीं है, किसान की बात करना नहीं है, नौजवान की बात करना नहीं है, व्यापारी की बात करना नहीं है। आप जान लो 18% जीएसटी से पूरे देश में 1 साल में 18 लाख करोड़ रुपया मिल रहा है। पैसा कहां जा रहा है? आपने एमटीएनएल बेच दिया, आपने बीएसएनएल बेच दिया, आपने हवाई अड्डा बेच दिया, आपने रेलवे स्टेशन बेच दिया, आप सब बेचते जा रहे हो, नौजवानों की नौकरियों को कम करते जा रहे हो। पैसा जा कहां रहा है? ये बड़ा सवाल इस देश के नौजवानों की तरफ से है। ये पैसा देश का जा कहां रहा है? आपको अगर काम करना हो, हिंदू मुसलमान छोड़ो, मंदिर मस्जिद की बात अलग करके धर्म को अलग करो, राजनीति को अलग करो, आप विकास पे आ जाओ, नौजवानों को काम दो, रोजगार दो, किसानों की वाजिब मूल्य दो, उनकी फसलों का दाम दो, जानवरों से उसको बचाओ। ये सारे मुद्दे हैं। हम चाहते हैं उत्तर प्रदेश सरकार से, अगर आपको सरकार चलाने के लिए मजबूरी है, इस्तीफा देकर बैठो, दूसरा कोई आवे इस देश की सेवा करे, प्रदेश की सेवा करे। अच्छा, इंडिया रिलायंस का गठबंधन था और यहाँ पे कांग्रेस आज संविधान बचाओ रैली कर रही है, तो क्या माना जा रहा है कि सपा और कांग्रेस में गठबंधन टूट रहा है क्या? अभी कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी और अन्य दलों का गठबंधन है। तैयारियां करना लोकतंत्र में किसी को रोक नहीं है। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व माननीय राहुल गांधी जी और माननीय अखिलेश यादव जी जो तय कर लेंगे, हम लोग उसी पर अमल करके उस पर काम करेंगे। और अभी फूलपुर की सीट आज ही कांग्रेस पार्टी ने घोषणा किया है कि हम छोड़ रहे हैं। ऐसे सारी बातें बैठ जाएगी, बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, यहाँ पे जो सबसे ज्यादा मुद्दा अभी आपने बताया छुट्टा जानवरों को लेकर के, तो यहाँ पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वयं कमाल समा रखी है। यूपी की जो कि 10 विधानसभा है, उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मिल्कीपुर को क्यों दिया जा रहा है? देखो, महत्व तो इसलिए दिया जा रहा है, मुख्यमंत्री यहाँ प्रभारी बन गए। जो आदमी पूरे प्रदेश का राजा हो, वो एक विधानसभा का प्रभारी आखिर क्यों बन रहा है? इसका मतलब मिल्कीपुर की जनता कह रही कि हम समाजवादी पार्टी को फिर जिता देंगे। तो यहाँ पे किससे टक्कर आप मान रहे हैं? अब टक्कर वो लोग बतावें, हमारे तो कोई टक्कर में दिखता नहीं है। हमारे शानदार नेता अवधेश प्रसाद जी सांसद हैं, उनके बेटे अजीत प्रसाद को टिकट मिला है। यहाँ टक्कर तो कुछ दिखता नहीं है। सरकार के नाते अपनी चर्चा चाहे जो कर ले, सरकार को हटा दीजिए तो हमारे सामने टिक नहीं सकते। ये हमारे साथ जिला अध्यक्ष थे, उनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से मिल्कीपुर का चुनाव देखा जा रहा है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा समस्या जो छुट्टा जानवरों से लेकर के जो है तमाम अन्य प्रकार की समस्या है। लेकिन अभी देखने वाला होगा जो उपचुनाव की यहाँ की घोषणा कब होती है और यहाँ पे प्रत्याशी किस तरीके से मजबूत से लड़ते हैं। सहयोगी रमेश पांडे के साथ विनय मिश्रा, इंडिया वॉइस।
बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।